हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं ट्वेल्थ की एनसीईआरटी और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था इंडिया के लेवल पर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव बस्तियाँ। आप सबको पता है, देखो मानव बस्तियाँ जो टॉपिक है अब आपके एचटेट टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और अदर एग्जाम्स में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, चाहे ईएमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, एचटेट है, ठीक है, कोई भी DSSS भी है, तो सबसे पहले आपको है ना एनसीईआरटी ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक्स होती है और उनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, मानव बस्तियाँ चैप्टर का नाम है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल। देखो सिंपल सी बात है भाई, बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य रहते हैं, लोगों के मकान होते हैं, इमारतें बनाते हैं और इसके साथ साथ कुछ आर्थिक क्रियाएं भी करते हैं उसके आसपास वाले एरिया पर, और उनका भाई अधिकार भी होता है उन बस्ती पर, वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ के एरियाज़ पर। तो बस्ती होता है, बस्ती की प्रक्रिया में क्या होता है, लोगों का समूह हो जाता है, यानी आसपास बहुत सारे घर इकट्ठे हो जाते हैं और उनके संसाधन आधार के आधार पर आगे चल के जो एरियाज़ हैं वो भी बांट दिए जाते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार दोनों में अलग अलग होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना भी बदल जाती हैं। देखो ये हमारे काम का नहीं है, तुम इतना समझ लो बस। जो बस्तियां होती हैं ना, वो मानव के लिए एक आर्थिक भी आधार होती है और उसका सामाजिक भी आधार होती है। क्यों? क्योंकि जो बस्तियाँ होती है ना, उसी के साथ ही मनुष्य अपनी सारी क्रियाएं करता है, वहीं पर रहता है, वहीं पर घर बनाता है। उसी के साथ और भी जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं बस्तियों के आधार पर। बस्तियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। बड़े बड़े जैसे ग्रामीण बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, नगरीय बस्तियां आपकी बड़ी बड़ी बस्तियां, तो छोटी बड़ी हर तरीके की बस्तियां होती हैं। ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों में बस मेन जो मोटिव होता है ग्रामीण बस्तियों का, अपने जीवन का पोषण करना, जो बेसिक नीड वाली चीज़ें होती हैं, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादा लगी रहती हैं ये ग्रामीण बस्तियों में लोग, जैसे आपकी खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, ठीक है, इन वाले कामों में। और दूसरी ओर अगर नगरीय बस्तियों की बात की जाए तो वो एक और तो कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल हो गया उसके विनिर्माण, और दूसरी और भी जो सेवाएं हैं जैसे भाई आपकी द्वितीयक, तृतीयक, तो सभी सेवाओं पर डिपेंड होती है कौन सी बस्तियाँ? नगरीय बस्तियाँ। ठीक है, तो नगरीय बस्तियों में ज़्यादातर होता है भाई आपका द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, इन क्रियाओं पर, इन सेवाओं पर ज़्यादा डिपेंड रहती हैं। नगर, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जो नगर होते हैं ना, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं। किसके काम के रूप में काम करते हैं? आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं नगर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक वृद्धि के नोड कौन होते हैं, तो नगर होते हैं भाई, क्योंकि नगर में ही आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, मोस्टली एक्टिविटीज़ नगर में होती हैं। और नगर न केवल निवासियों को बल्कि जो ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल, जो कच्चा माल नगरीय बस्तियों को ग्रामीण बस्तियों से मिलता है, उसके बदले में वे उन्हें वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। किनको? ग्रामीण वाले को। तो नगरीय और ग्रामीण दोनों के बीच में रिलेशन पाया जाता है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है? प्रकार्यात्मक रिलेशन। कैसा रिलेशन पाया जाता है? प्रकार्यात्मक रिलेशन। और परिवहन और संचार के माध्यम से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जरिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों, और देखो सबको पता है नगरों में आपके अलग रूल होते हैं, अलग तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। गाँव में लोग मिट्टी से ज़्यादा जुड़े होते हैं, हर एक छोटे छोटे फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अगर हम सामाजिक संबंधों की बात करें तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कम गतिशील होते हैं और सामाजिक संबंध उनमें अधिक घनिष्ठ होते हैं, मतलब वो लोगों के एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना पसंद करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग बहुत ही जटिल होता है और कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता नगरों में, आप सबको पता है ज़्यादातर लोग। अब नेक्स्ट आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। देखो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भारत में, देखो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कैसे होंगे। देखो नॉर्मल सी बात है भाई,
कहीं पर आपके 4 घर होते हैं, कहीं पर 100 घर भी एक जगह पर होते हैं, कहीं पर 1000 घर भी होते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से इस तरीके से आपकी ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं। कुछ सनहत होती है, कुछ गुच्छित होती है। उत्तरी भारत के मैदानों में, उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में गुच्छित गाँव देखने को मिलते हैं, यानी जहाँ पर आस-पास बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बस्तियों को इफ़ेक्ट करते हैं। भाई देखो, रहेंगे तो हम वही ना जहाँ पर हमारे जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जैसे भौतिक लक्षण है, ठीक है, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल, जहाँ पर ये जल मिलेगा, जलवायु बेटर होगी, ठीक है, आपका प्लेन एरिया होगा, ऊंचाइयाँ नहीं होगी ज़्यादा, ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, तो उन एरियाज़ में ज़्यादा बस्तियाँ मिलती हैं। सांस्कृतिक और मानवीय जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, कई बार आपने देखा है ना, जैसे भाई कोई प्लेस हो जाता है जैसे मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जाति, धर्म, ये भी इफेक्ट करते हैं बस्तियों को। सुरक्षा संबंधी कारण, जहाँ पर ज़्यादा चोरियाँ होती है, डकैतियाँ होती हैं, वह और उन चीज़ों से जिन एरिया में सुरक्षा होती हैं, ठीक है, जिन एरियो में इतनी जल्दी चोरी डकैती नहीं होती, तो वहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इन सभी बेसिस के तौर पर जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनको 4 प्रकारों में बांटा जाता है। ये है वो 4 प्रकार: गुच्छित, संकुलित, आकेंद्रित, अर्धगुच्छित या विखंडित, पल्लीकृत या परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियाँ। तो ये 4 प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। सबसे पहले आती है गुच्छित बस्तियाँ, क्लस्टर्ड, जिसे सेटलमेंट कहते हैं। देखो, गुच्छित बस्तियाँ मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे घर एक जगह पे पाएंगे। इस तरीके में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र, चारों ओर खेत होते हैं, खलियान होते हैं, और चारों जो चारागाह होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और उसकी मध्यवर्ती गलियाँ कुछ जाने पहचाने प्रारूप या ज्यामितीय आकृतियाँ बनाते हैं, जैसे आयताकार, अरिय, रेखिक इत्यादि, ठीक है। इस तरीके की इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना ऊपर से, तो इस तरीके से आपसे वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो भारत का जो जलोढ़ मैदान है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, या जो भी उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं, या उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो आपकी इसी तरीके की क्लस्टर्ड सेटलमेंट ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर लोग सनहत गाँव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत में देखो ये क्लस्टर आप देख सकते हो, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियाँ हैं। तो देख लो कितनी घनी बस्तियाँ, मीन्स मैंने आपको पहले कहा था कि घर बिल्कुल भरे हुए होंगे गुच्छित बस्तियों में। गॉट इट? समझ में आ गया? तो गुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में और नागालैंड में यहाँ पर भी आपकी मिलते हैं सनहत गाँव। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सनहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है अर्धगुच्छित बस्तियाँ, यानी सेमी क्लस्टर्ड, यानी गुच्छित तो है पर थोड़ी थोड़ी, थोड़े थोड़े कहीं कहीं गुच्छे बने हुए हैं, तो वो वाली बस्तियाँ, ठीक है। अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ, ये किसी सीमित एरिया में, छोटे से एरिया में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम होती है। छोटा एरिया है और उसी में भर भर के घर है, ठीक है, तो वो होगा। एक बड़े एरिया पर आपके ज़्यादा घर है तो वो होगी गुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित, सेमी क्लस्टर्ड, छोटे एरिया पर, सीमित एरिया पर गुच्छित होने का परिणाम। एक बड़े सनहत गाँव के अलग या विखंडन के परिणाम स्वरूप भी ये बन सकता है। मान लो एक बड़ा सा गाँव है और वो मेन एरिया से अलग हो गया, ठीक है, बीच में कोई नहर आ गया, कुछ आ गई, तो उस साइड आपके बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो इस तरीके से भी ये बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक और अधिक वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गुच्छ और गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं, ठीक है। जैसे जमींदार हो गया और अन्य कोई प्रमुख समुदाय हैं, वो मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर, देखो इस तरीके से होती है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ये होती हैं अर्धगुच्छित बस्तियाँ, ठीक है। जो अर्धगुच्छित बस्तियाँ होती है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप मिलेगा आपको बीच में, और घर भी मिलेंगे ज़्यादा, एक जगह ज़्यादा घर है, एक जगह गैप है, ऐसे होगा। जैसे भाई आपके जमींदार हैं, वो अपना अलग आधिपत्य कर लिए, बड़ा सा एरिया पे जमींदार रह रहे हैं, और समाज के निचले तबके के लोग और या निम्न काम, जो छोटे काम जो करते हैं, वो गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। तो इस तरीके से एक ही गांव में क्या हो गया, बीच में थोड़े से घर उधर हो गए, थोड़े से घर इधर हो गए, ठीक है। ऐसी बस्तियाँ आपके गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो गुच्छित बस्तियाँ और अर्धगुच्छित दोनों कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट आती है पल्ली बस्तियाँ, हैबिटेटेड सेटलमेंट। पल्ली बस्तियाँ क्या होती हैं? कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बट जाती हैं, किंतु इन सब का नाम ही एक ही रहता है, ठीक है। क्या होगा, अलग अलग तो हो जाते हैं भौतिक रूप से, बहुत सारे यूनिट्स में बढ़ जाती हैं अलग अलग, बट नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जानते हैं। पाना, पाड़ा, पाला, पाली, नगला, ढाणी, ये सारी की सारी जैसे पल्ली बस्तियों के ही एग्जाम्पल है, हैमलेटेड सेटलमेंट के ही एग्जाम्पल हैं ये। किसी विशाल गाँव का ऐसा खंडी भवन सामाजिक और माने जाते हुए कारकों द्वारा ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऐसे गाँव आपको मध्य और निम्न गंगा के मैदान, 1 मिनट भाई,
तो ऐसी जो बस्तियाँ होती हैं ना, ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ और जो हिमालय की निचली निचली घाटियाँ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी पल्लीकृत बस्तियाँ आप ये कह सकते हो एक मानव जाति के आधार पर या किसी भी सामाजिक कारकों द्वारा एक विशाल गांव है उसका एक अलग पार्ट सा कर दिया जाए। ठीक है, तो मध्य और निम्न गंगा के मैदान, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पल्लीकृत बस्तियाँ भारत के किन एरियाज में पाई जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मध्य और निम्न गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं पल्लीकृत बस्तियाँ। नेक्स्ट आता है परिक्षिप्त बस्तियाँ, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। परिक्षिप्त बस्तियाँ या इन्हें एकांकी बस्ती भी कहते हैं। ये बहुत या तो एकांकी कोई झोपड़ी है, बहुत दूर दूर, जैसे पर्वतीय इलाकों में होता है ना, आपको पहाड़ी इलाकों में होते हैं घर एक दूसरे से दूर दूर, खेत और चारागाहों के रूप में चारों तरफ दिखाई देता है। तो इस तरीके से होता है। देखो ये रहा पिक्चर देख लो, एक एक घर बहुत दूर दिखने को मिलता है। जैसे हमारा शिमला में चले जाओ आप, पहाड़ी इलाके में चले जाओगे तो इस तरीके के ही परिक्षिप्त बस्तियों के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में आपकी इसी तरीके का परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। तो देखो मैंने आपको चार टाइप करवाए हैं भाई। 4 टाइपों में मैंने एक टाइप आपको करवाया गुच्छित, जिसे संकुलित या अकेंद्रित भी कहते हैं। गुच्छित क्लस्टर्ड, इसमें हमने पढ़ा था सिंपली ये भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में, जलोढ़ मैदानों में जहाँ उपजाऊ भूमि है, बेटर कंडीशंस है जीवन जीने की, और बहुत गहरी बस्तियाँ मिलती हैं, घर एक दूसरे के बहुत नज़दीक बने हुए होते हैं इनमें। ठीक है, अर्धगुच्छित है विखंडित। अर्धगुच्छित होती है उस बड़े से गुच्छित में से कुछ पार्ट जब अलग हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए तो उसे बोलते हैं अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित या कोई जमींदार वर्ग है, उन्होंने बड़ा सारा रकबा खरीद लिया, वो पार्ट अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। पल्लीकृत एक विखंडित या जातीय आधार पर कुछ अलग हो गया पार्ट, वो होता है पल्लीकृत बस्तियाँ। परिक्षिप्त या एकाकी, जैसे आपके पर्वतीय इलाकों में एक एक घर बहुत बहुत दूर देखने को मिलता है, तो वो होती है भाई आपकी परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियाँ। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों के बाद नेक्स्ट आता है हमारा नगरीय बस्तियाँ। देखो नगरीय बस्तियाँ आप सबको पता है, नगरीय बस्तियाँ जो कि आपकी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और बड़े बड़े कामों में लगी रहती है, प्रशासकीय कार्यों में लगी रहती है, अकृषि और आर्थिक क्रियाओं में लगी रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क होता है। और नगर जो है गाँव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कैसे भाई, जो गांव से कच्चा माल है वो नगरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उन्हीं कच्चे माल से फिर आगे जाके प्रोडक्शन किया जाता है नगरों में, और नगर से भी तैयार माल गांव की ओर जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ। तो भारत में नगरों का उदय हुआ था प्रागैतिहासिक काल से हुआ था। देखो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के युग में आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर हैं वो अस्तित्व में आए थे, जो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे। उसके बाद भी आपके नगरों के डेवलपमेंट के बहुत सारे साक्षी हैं कि इतिहास में भी आपके जो नगर हैं वो बड़े बड़े नगर विकसित हुए थे। इस चीज़ के बहुत सारे क्या हैं साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपियों के भारत आने तक उतार चढ़ाव से भरा रहा था। अनेक युग में डेवलपमेंट भारत में नगरों का अलग अलग डेवलपमेंट हुआ था। नॉर्मली अगर हम बात करें तो उसको 3 प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आएंगे भाई प्राचीन नगर, दूसरा आएगा मध्यकालीन नगर, तीसरे आएंगे आधुनिक नगर। सबसे पहले प्राचीन नगर। प्राचीन नगरों की बात करें तो ये बहुत पुराने नगर होंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से भी 2000 से भी अधिक वर्षों की बात करें तो उनसे भी अधिक ऐसे पुराने नगर हैं ये। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में इनका विकास हुआ है, जैसे वाराणसी इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नगर है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर है, और ऑप्शन में वाराणसी दे सकता है एग्जामिनर। उसके अलावा प्रयाग, इलाहाबाद जिसे आप बोलते हो, ठीक है, पाटलिपुत्र जो आज पटना है, मदुरई, ये देश में कुछ प्राचीन नगरों के एग्जाम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर वो होते हैं जो वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, और इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ था। यानी मध्यकाल के जो नगरों का हुआ था ना विकास, वो रजवाड़ों और राज्यों के हेडक्वार्टर के रूप में इनका यूज हुआ था, और इनका निर्माण प्राचीन जो नगर थे उनके खंडरों पर हुआ था, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे आपके मध्यकाल के नगर है। तो दिल्ली किसका है? मध्यकाल का नगर है, मध्यकालीन नगर है। नेक्स्ट आता है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर यानी नए नगर। अंग्रेज और जो अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो बहुत सारे नगरों का विकास हुआ था। कोस्टल एरियाज़ पर भी सर्वप्रथम उन्होंने सबसे पहले सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी,
ये जो व्यापारिक पतन यानी जहाँ से उन्होंने अपना ट्रेड करना स्टार्ट हुआ था, ये विकसित हुए धीरे धीरे। अंग्रेज़ों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, बम्बई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, इन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली और धीरे धीरे बहुत सारे नगरों का विकास हुआ था अंग्रेजी काल में भाई, अगर हम बात करें तो। यहाँ पर देखो 1901 से 1911 का आपको डाटा भी दिखाया गया है। मैं टेबल को थोड़ा छोटा करके दिखा रही हूँ ताकि पूरी टेबल आपको एक साथ दिख जाए। तो ये है भाई वो डाटा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2011 के अकॉर्डिंग और 2001 की देखो, 1901 में सिर्फ कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.84% था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2011 में तो यहाँ पर 5161 नगरों की संख्या, ठीक है। नगरीय जनसंख्या थी 2,85,000 समथिंग, 27.78% पॉपुलेशन हमारी नगरीय थी 2001 के अकॉर्डिंग, और 31.13% हमारी दशकीय वृद्धि दर का परसेंट थी। 2011 में अगर हम बात करें तो 6,171 तो यहाँ पर नगरीय संकुल हो गए हैं, 3,77,000 पॉपुलेशन हो गई है हज़ारों में। उसके अलावा 31.16 कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हो गया, 31.16 बढ़ गया है, और 31.08 ये दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में नगरों की बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं डे बाय डे नगरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो 1800 जब अंग्रेज आए तो उसके बाद भी तेज़ी से भारत में नगरों का विकास हुआ। कुछ प्रशासनिक नगर बने, जैसे अगर हम बात करें कुछ आधुनिक औद्योगिक नगर भी बने, जैसे जमशेदपुर 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगर के भी जन्म हुआ था काफ़ी, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग लगे थे, लोहा इस्पात उद्योग लगे थे बड़े बड़े इंडिया में। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद अनेक प्रशासनिक नगर बने इंडिया में, जैसे चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दीसपुर है, और भी आपके औद्योगिक केंद्र बने जैसे दुर्गापुर औद्योगिक केंद्र। इनमें आपके क्या बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, इन सब के रूप में विकसित हुए थे। कुछ आपके पुराने नगर महानगर के चारों ओर भी नगर के रूप में विकसित हुए थे, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, तो इस तरीके के नगर भी विकसित हुए, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी मात्रा में मध्यम और छोटे नगरों का काफ़ी संख्या में क्या हुआ, विकास हुआ। तो भारत में जो डेवलपमेंट है आफ्टर अगर हम फ्रीडम की बात करें तो बहुत तेज़ी से इसी तरीके से बढ़ता चला गया। फिर आता है नेक्स्ट भारत में नगरीकरण, यानी भारत में अर्बनाइजेशन। तो अगर नगरीकरण के स्तर की माप की कुल जनसंख्या में अगर हम देखें ना तो नगरीकरण को आप कैसे मापोगे, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन हमारी नगरीय जनसंख्या है। वर्ष 2011 की बात करें तो भाई नगरीकरण का स्तर था 31.16%, जो कि विकसित देशों की तुलना में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा क्या था, कम था, ठीक है। 20वीं शताब्दी के दौर अगर देखो, वैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि पहले 27 पॉइंट कुछ थी, अब 31.16 हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जनसंख्या भी 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों की बात करें तो वो भी धीरे धीरे आपके बढ़े हैं, ठीक है। किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर है ना, वो पिछले 2 दशकों में थोड़ी सी धीमी हुई है, पहले तेज़ थी, अब क्या हुई है, धीमी हुई है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, यानी नगरों में जो काम होते हैं या जो कोई भी नगर जिस चीज़ की भी वजह से वो फेमस है, तो उसके आधार पर नगरों को कुछ प्रकारों में डिवाइड किया जाता है उनकी विशिष्टता के आधार पर, ठीक है। उनके स्पेसिफिक किसी वर्क को लेकर या किसी भी उनकी खासियत के आधार पर नगरों को कुछ प्रकारों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले आता है प्रशासन, शहर और नगर। तो जितने भी आपके प्रशासनिक नगर होते हैं, जो हेड क्वार्टर होते हैं, उन वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे ये सारे आ जाएंगे आपके चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। तो ये सारे के सारे आपके प्रशासन शहर और नगर कहलाते हैं। दूसरा आता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर देखो सिंपल से पता, नाम से पता चल रहा है, यानी जो अपने किसी बड़े उद्योग के लिए फेमस है, जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सब का जो अभी प्रेरक बल है उद्योगों का ही क्या है, विकास रहा है। यहाँ पर ज़्यादा उद्योग बने आपके। तीसरा आता है परिवहन नगर। परिवहन नगर कौन से होते हैं, जहाँ से आयात निर्यात ज़्यादा होता है, ठीक है। जो आपके कोस्टल एरियाज़ पे हैं, जैसे कांडला है, कोची है, कोझिकोड है, विशाखापट्टनम। और आंतरिक परिवहन के लिए भी जो ज़्यादा फेमस है, जैसे धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, परिवहन नगर हैं, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट आता है वाणिज्य नगर। वाणिज्यिक नगर वो होते हैं जिन्हें व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना, महाराष्ट्र का सतना, ये सारे आपके एग्जाम्पल है वाणिज्य नगर के जो व्यापार के लिए फेमस है। नेक्स्ट आते हैं खनन नगर। खनन नगर सिंपल से पता है जहाँ पर वही खदानें हैं लोहे की, किसी भी चीज़ की, कोयले की, जैसे रानीगंज कोयले की फेमस खान, झरिया, डिगबोई, ठीक है, झरिया डिगबोई तेल का फेमस है, अंकलेश्वर तेल का फेमस है, सिंगरौली झरिया आपकी लोहे की फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट आता है गैरीसन छावनी नगर। इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, मीन्स आपकी सुरक्षा की दृष्टि से होते हैं, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, तो ये सारे आ जाते हैं आपके गैरीसन या छावनी नगरों में। नेक्स्ट आता है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो जो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है वो कौन से होंगे, जो वाराणसी है, 1 मिनट, जो धार्मिक दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण होते हैं, अपने धर्म की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पूरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ये ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो इन्हें कहेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कृतिक नगर। नेक्स्ट आता है शैक्षिक नगर। शैक्षिक नगर कौन से होते हैं, जो कि एक शिक्षा केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, जैसे यूपी का रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, तो ये सारे के सारे कौन से नगर हैं आपके, शैक्षिक नगर है, एजुकेशन सिटी है। नेक्स्ट आते हैं पर्यटन नगर, जो अपने पर्यटन की वजह से जाने जाते हैं, जैसे भाई नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड़गमंडलम, जो खूबसूरत है, जहाँ पर पर्यटक ज़्यादा जाते हैं, तो वो सारे नगर इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके बहुत ये जो नगर होते हैं, महानगर होते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं, अपने व्यवसाय, अपने परिवहन, प्रशासन, इनकी वजह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से इनको आगे डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखो आपको स्मार्ट सिटी मिशन आया था, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाने के, जिसमें क्या था, स्मार्ट सिटी मिशन क्या था भाई, इसमें और कुछ नहीं था, शहरों को ही बढ़ावा देना था, आधारभूत सुविधाएँ हों, साफ़ सुथरा हो, सतत पर्यावरण हो, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देना था स्मार्ट सिटी का लक्ष्य। एक ऐसी विशेषता कि आधारभूत विशेषता, यानी जो हमारी बेसिक नीड है, वो सारी सुविधाएं और वो सारी सेवाएं स्मार्ट समाधानों के द्वारा लागू करना था। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं को के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में इसे बनाया जा सके, और साथ ही साथ कम रिसोर्सेज का यूज करके सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ये था स्मार्ट सिटी मिशन। और इस योजना में सतत और समग्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। तो ये थी भाई आपका स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे निम्न को सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य थे, सभी सही है, सभी गलत है। देखो भाई, सतत या समग्र विकास, सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना, लाइट हाउस, शहरों के लिए एक लाइट हाउस का काम करना, तो ये सारे के सारे करेक्ट है। तो आपको स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है भाई ये कंप्लीट, जिसमें आपने नगरीय बस्तियाँ और नगरों के बारे में पढ़ लिया है, भारत के अंदर भी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है भाई, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है, पटना, कोलकाता, भोपाल, आगरा। तो कौन सा नहीं है भाई, भोपाल। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश का भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका या निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंडों में होना, जनसंख्या कार 5000 व्यक्तियों से अधिक। तो यहाँ पर जो नगर की परिभाषा का भाग नहीं है ना, वो ये है कि नगर पालिका या निगम का होना, बाकी ये तीनों आएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गंगा के जलोढ़, अच्छा प्रक्षिप्त यानी एकांकी, तो भाई हिमालय के निचली घाटियों, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, गंगा का जलोढ़ मैदान। तो इसी में गंगा के जलोढ़ मैदान पर आपकी एकांकी बस्तियाँ थोड़ी ना है, वहाँ तो गुच्छित बस्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले व्रत मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। नगरों का कौन सा वर्ग अपना पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नगरों के अकॉर्डिंग बताना भाई, कौन सा बड़ा नगर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, आंसर आपका कै और घै में से है, इन दोनों में से आंसर है
तो ये कैसी लगी वीडियो, यहीं पर यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 पहले मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो 12th के एनसीईआरटी कर रहे हैं हम, अच्छे तरीके से कर लेना, आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और उसके साथ साथ ये टीजीटी का भी पार्ट है, टीजीटी में भी ये टॉपिक डाला गया है स्टेट में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव ए नाइस डे।